हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे अब तक तो ठीक थे, अब आप आ गए हैं तो पता नहीं, लेकिन चिंता मत कीजिए। फिर से मैं वही कहूँगी, ज़्यादा ओवरडोज कुछ भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लाइट वे में पढ़ेंगे। आपको शुरू एक चीज़ से करती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, थोड़ा सा बायो से हटके हम कुछ करते हैं। आपने चाणक्य का नाम सुना है कभी? जो फेमस राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, तो उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका नाम भी सुना होगा आपने, शायद कहीं धुंधला आपको याद आ रहा हो हिस्ट्री से, क्योंकि अब आप बायो में आ गए हो तो बोलेंगे हिस्ट्री पढ़े हुए ही कितने साल हो गए। तो चाणक्य जो थे, उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत बड़े शासक बने थे, उसमें चंद्रगुप्त जो थे, तो चाणक्य क्या करते थे स्टार्टिंग में, चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे। अब आप बोलेंगे क्यों, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य को मारना चाहते थे? नहीं, वो मारना नहीं चाहते थे। वो क्या करते थे, उनका ये कहना था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि चंद्रगुप्त मौर्य बड़े होकर एक बड़े शासक बनेंगे, अच्छे शासक बनेंगे, तो अगर साजिश करके किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया किसी भी टाइप का, तो वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो उन्होंने उनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा, जितने भी उस एरिया में जहर के टाइप थे, मीन्स पुराने ज़माने में कोई नेट तो था नहीं या इतनी टेक्नीशियन नहीं थी कि आप कोई जहर ऑनलाइन सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा, तो पेड़ पौधों से बनते थे। तो वो थोड़ा थोड़ा जहर खाने में मिलाया करते थे कि कई अगर कभी उन्हें कोई जहर दे दे तो चाणक्य की, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी मौत ना हो, और या फिर जहर जो है वो थोड़ा कम असर करे। तो ऐसा ही हम बायो में भी करने वाले हैं। मैं आपको ये वीडियो के साथ, जो हम ये छोटे छोटे वीडियोस करते हैं, उसके साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बूंद जहर ही दे रही हूं, ताकि जब बायो के बड़े बड़े बॉम्ब आप पे फूटेंगे तो आप उनके प्रति रेजिस्ट हो जाएंगे, मीन्स प्रतिरोधक हो जाएंगे। आजकल के जो ये वैक्सीनेशन होते हैं, टीके होते हैं, ये भी इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। तो सिद्धांत क्या है, तो आप समझे कि इस स्टोरी का मोरल क्या है। स्टोरी का मोरल ये है कि मैम और चाणक्य दोनों किसी को मारना नहीं चाहते थे। मैं भी आपको मारना नहीं चाहती हूँ जहर से, बस हम ये जो जहर दे रहे हैं ये एक तरह से आपके लिए जिंदगी की 2 बूंदें हैं। 2 बूंद जिंदगी की सुना होगा आपने, तो वही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 से। अब आपको अगर थोड़ा बहुत पिछला याद आ रहा हो, या पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है आज, कैसा जहर मैम आप पे डालने वाली है आज। तो चलिए देखते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन की परिभाषा हमने देखी थी, जीवन अवधि हमने क्या होती है वो देखी थी, जनन कैसे परिभाषित कर सकते हैं वो देखे थे। आज हम देखेंगे कि जनन के प्रकार क्या हैं। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक प्रकार। उसके बाद हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन की क्या परिभाषा है, अलैंगिक जनन के क्या प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकारों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि अलैंगिक जनन बहुत टाइप के जीवों और पादपों में पाया जाता है। तो कैसा कैसा होता है और किस प्रकार से होता है, क्या विधियां हैं इसकी, ये पढ़ेंगे। और उसमें आज हम प्रकारों में एक प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विखंडन। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं आज के जहर के साथ। अगर आपको कुछ पिछला वीडियो याद आ रहा हो मुझे देखकर, ऑब्वियसली याद आया ही होगा कि मैम फिर आ गई है बायो छेड़ को उड़ेलने के लिए। तो चलिए, मैम आज जो पढ़ के आई है पूरा उड़ेल के जाएंगे आप पे। तो ये आपको कुछ चित्र याद आ रहा होगा, ऐसा सा कुछ चित्र आ रहा है याद या नहीं? अगर आ रहा है तो सोच लीजिए आप पे जहर अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने चित्र देखा था। क्या देखा था इस चित्र में कि जीवन अवधि में जब जनन शुरू होता है, तो जनन डायरेक्ट शुरू नहीं होता, जन्म से शुरू नहीं होता, उसकी कोई प्रोसेस होती है, उसकी प्रक्रिया होती है। और वो जो प्रक्रिया है वो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इंसान या जीव जो भी है, पादप है, वो जन्म लेता है। उसके बाद उसमें क्या आती है, किशोरावस्था आती है। अब ये किशोरावस्था हम ज्यादातर मानवों के लिए यूज करते हैं। क्या पादपों में भी किशोरावस्था आती है? हाँ, लेकिन पादपों में हम किशोरावस्था को तरुणावस्था या परिपक्व अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था आती है। उसके बाद हमारी मेन फेज, जो हमारा मेन अवस्था है जनन, जिसे बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, वो आती है। और उसके बाद आती है जीर्णता, जिसको हम एजिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बुढ़ापा भी बोलते हैं। और लास्ट में हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु। ये हमने यहाँ तक फिनिश किया था और कहा था कि हम इन दोनों को, मीन्स किशोरावस्था को
और जीर्णता को, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या है। वैसे आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है इसको 8th और 10th में, लेकिन वही भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किशोरावस्था से। चलिए किशोरावस्था को शुरू करते हैं। क्या है किशोरावस्था? अब भी जैसे मैंने आपसे कहा कि किशोरावस्था जो है वो क्या है, जनन के पहले की अवस्था है। पादपों में भी यह अवस्था पाई जाती है और इन्हें हम तरुणावस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन पादपों में क्योंकि फिजिकली में उनको बाहरी आकारिकी से देखने पर हमें इतना कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे पादपों में अगर हम देखना चाहें कि किशोरावस्था कब होती है, तो जब उसमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो जनन से पहले की अवस्था हो सकती है। लेकिन और कुछ चेंजेस या परिवर्तन हम उसमें देख नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल जंतुओं का लेंगे, उसमें भी मेनली हमारा, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो क्या है किशोरावस्था? किशोरावस्था जीवन वृद्धि की वह अवस्था है या काल है जिसमें जीव एक निश्चित परिपक्वता को प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करने हेतु तैयार होता है। अब ये निश्चित परिपक्वता की जो हम बात कर रहे हैं, वो निश्चित परिपक्वता क्या है? जनन, मीन्स अपने आप को जनन के लिए तैयार करता है। पादपों में भी ये होती है। मानव में अगर आप किशोरावस्था को देखें तो आप अभी जिस अवस्था में हैं, आप अभी जिस एज में हैं, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं, वो होती है। और मानव में यह अवस्था ज्यादातर 11 से 19 वर्ष के बीच होती है। 19 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, अलग अलग जीवों में या जंतुओं में यह किशोरावस्था अलग अलग साल की होती है, लेकिन मानव में क्योंकि आपने थोड़ी सी पढ़ रखी है, इसलिए क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें। तो अगर आप देखेंगे, हमारा ये एग्जांपल हम ले लेती हूँ, तो लड़के और लड़कियों में आप देखेंगे कि लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती है। या आपने देखा होगा क्या आने लग जाती है, दाढ़ी मूछ। और क्या होता है, शरीर पर बाल आने लग जाते हैं। शरीर पर अलग अलग जगहों पर बाल आने लग जाते हैं। साथ में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। शरीर की जो लंबाई है, मीन्स हाइट है, वो बढ़ने लग जाती है। इसी तरह अगर हम किसमें देखें, लड़कियों में देखें, तो आप देखेंगे कि उनकी जो आकारिकी होती है, मीन्स उनके शरीर का आकार जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और जो उनका हिप रीजन होता है, नीचे का हिस्सा होता है, वो बढ़ने लग जाता है। रज चक्र उनमें स्टार्ट हो जाता है। रज चक्र जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं या मासिक धर्म भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। उनमें भी शरीर पर बालों का आना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये सब अवस्था मानव में किशोरावस्था कहलाती है। और ये कितने साल से होती है? 11 से 19 वर्ष के बीच हो सकती है। ये तो हुई मानव की बात। पादपों में जैसे मैंने आपको बोला कि फूल आने लग जाते हैं, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जनन के लिए अब तैयार हो गया है। तो ये थी किशोरावस्था जिसको हमने देखा था। उसके बाद आती है मेन हमारी जो जनन अवस्था है, जिसको प्रजनन चरण भी कहा गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन चरण, जिसको रिप्रोडक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। जस्ट इसके बाद अगर हम फिर से मानवों की बात करें, तो मानवों में 19 के बाद जो अवस्था शुरू होगी, जिसको हम वयस्क अवस्था भी कहते हैं, तो ये प्रजनन अवस्था है। क्या होता है इसमें? जीवन वृद्धि की वह परिपक्व अवस्था, अब परिपक्वता हासिल हो चुकी है उसे, जहां जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर जनन करता है। क्योंकि जनन की परिभाषा आपने पढ़ी है, यही थी, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता, यही यहां पर लिखी हुई है। तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रजनन चरण या प्रजनन अवस्था कहा जाता है। इसी में सारे जीव जो होते हैं वो जनन करते हैं, अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट थी जीर्णता। सबसे अच्छा टॉपिक अभी का जीर्णता, या जिसको मैंने हिंदी में लिख दिया है बुढ़ापा। इसको एजिंग भी कहा जाता है। तो आप जितने भी एड्स देखते हैं आजकल टीवी पे, उसमें 80% एड 2 ही स्टेजेस को कवर कर रहे होते हैं। एक तो आपकी किशोरावस्था को, कि सारे जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही चेतन होते हैं अपने दिखावे को लेकर, कि ऐसे बाल बनाए, ऐसे हेयर स्टाइल बनाए, गोरे दिखे, काले दिखे। और दूसरी अवस्था होती है जीर्णता, जिसमें हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। बुढ़ापा जैसे जैसे आने लग जाता है ना, हम क्या सोचते हैं, अरे रिंकल्स दिख रहे होंगे, पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। तो ये सारे जो है, तो सारे टीवी एड्स जो आप ये बड़े बड़े भारी भरकम से वर्ड सुनते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट, जिसको हम
अनऑक्सीकारी भी कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, विषाक्त, ऐसे ऐसे भारी गर्म क्रीम, ये क्रीम लगा लो तो एजिंग आपकी नहीं होगी, रिंकल्स छुप जाएंगे। तो सारे ये जो हैं ये इसी स्टेज के कारण है जीर्णता। जीर्णता का मतलब बुढ़ापा। मुझे ही देख लो, 200 साल से तो मैं एंटी एजिंग क्रीम लगा रही हूँ, कोई बता सकता है मुझे कि मैं 500 साल की हूँ? तो बस यही कमाल है एंटी एजिंग क्रीम का, बुढ़ापे को छुपाने के तरीके। ठीक है, तो क्या है जीर्णता? जीर्णता वह अवस्था है जब जीव क्या होता है, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाने लगता है। उसकी जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे मृत होती जाती है, बूढ़ी होती जाती है। जीवन वृद्धि की वह अवस्था जब जीव की सभी कोशिकाएं धीरे धीरे जीर्ण या बूढ़ी होने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? जीर्णता कहलाती है या जीर्णता कहा जाता है। आ गया बात आपको समझ में? जीर्णता शब्द जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पादपों में जीर्णता कैसे होगी? इंसानों में तो आपने देख ली। पादपों में जीर्णता ऐसे होगी कि पादप की जो पत्तियां हैं वो सूखने लग जाएगी। ठीक है, नॉर्मली भी सूखती है जब जीर्णता नहीं आती है, लेकिन उस एज में जब वो पेड़ बन जाता है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, फिर दोबारा पत्तियां नहीं आती उस पर। एक बार जो पत्ती गिर गई तो दोबारा नहीं आएगी, पीली हो जाएगी, उसकी जो छाल है वो सड़ कर गिरने लग जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पेड़ सड़ जाएगा या गिर जाएगा। और इंसानों में आपको बता ही दिया। तो ये कोशिका कैसे सड़ती है या कैसे बूढ़ी होती है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कि मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका की संरचना सभी को पता है, आई थिंक इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अगर ये कोशिका है और यहाँ पर ये क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। कोशिका की संरचना सबको पता होगी, ठीक है, और वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरप्रदवी जालिकाएं, रिक्तिकाएं, ठीक है, ये होती है। तो ये कोशिका कैसे बूढ़ी होगी? धीरे धीरे क्या होगा कि कोशिका का ये जो कोशिका द्रव्य है ये क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य सूखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, ये जो कोशिकांग है, कोशिकांग अभी आपको बताया ना, कोशिकांग मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्प्रदवी जालिकाएं, रिक्तिकाएं, ये जो है ये धीरे धीरे जो कोशिकांग है वो मृत हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा नहीं बनेंगे। और क्या होगा, ये कोशिका भित्ति भी जो है वो धीरे धीरे फटने लग जाएगी। भित्ति, और अगर हम जंतुओं की बात करें तो आई थिंक आपको पता है कि पादपों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होते हैं, और जंतुओं में, जीवों में दो जो कोशिकाएं होती है वो एक जंतुओं में जो होती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है बाहर। जैसे अगर आप पादपों में देखेंगे तो एक और आपको बाहर एक संरचना दिखती है, ऐसी परत दिखती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और अंदर वाली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये क्या होगी, आपकी जो कोशिका है वो मृत हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपकी सारी कोशिकाएं मृत हो जाएगी, और एक दिन ऐसा टाइम आएगा सब कोशिकाएं मृत हो जाएगी, हार्ट बंद हो जाएगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, और आपकी फाइल सलट जाएगी। ठीक है, तो ये होती है जीर्णता। तो हमने तीनों स्टेजेस देख ली, मीन्स दूल्हे के जो साला जीजा सबको पढ़ लिया, किसी को नाराज नहीं किया। और मृत्यु का तो आपको पता ही है क्या होता है, ऊपर फोटो पे हार्ट चढ़ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम जनन के प्रकार। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है जनन के प्रकार, की क्या क्या जनन के प्रकार होते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जीव और पादप है, तो सब में जनन की विधियां बहुत अलग अलग होती है। ठीक है, और कैसी कैसी होती हैं इसको पढ़ते हैं। तो जनन की बेसिकली दो प्रकार हमारे जो जीव है, मीन्स पादप और जंतुओं को देखते हुए उनके आधार पर जंतुओं और पादपों को, जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। ठीक है, दोनों के आधार पर, पादप देखिए जंतु देखिए दोनों को। पहला है अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, अभी अलैंगिक जनन पे फोकस करेंगे। तो अलैंगिक जनन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन
क्या है अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन की अगर आप परिभाषा देखें तो यदि संतति की उत्पत्ति एक जनक, जनक मीन्स पेरेंट, ठीक है, एक जनक से प्राप्त कोशिका या जीव के किसी कायिक अंग से होती है। अब क्या है ये भारी भरकम से दो लाइंस यहाँ पे जो लिखी हुई है उसका मीनिंग समझते हैं। तो क्या है उसका मीनिंग कि मान लीजिए आपके पास कोई कोशिका है, इसका एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं, अमीबा, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन के। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका में क्या होगा, वही अगर हम एक कोशिका की बात करें तो कोशिका में केंद्रक होगा, बाहर कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका भित्ति होगी, ठीक है, और कोशिका द्रव्य होगा और कोशिकांग होंगे। तो क्या होता है कि अमीबा या कोई भी जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, तो इस लाइन का क्या मतलब है कि एक जनक से प्राप्त कोशिका। अब मान लीजिए कि ये अमीबा है, इसकी ये कोशिका है और इसका एक केंद्रक है। इसमें क्या हुआ, ये केंद्रक जो है ये डिवाइड हो गया, मीन्स विभाजित हो गया, और इसने क्या बना लिया, एक दूसरा केंद्रक बना लिया। और इसी केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य और इकट्ठा हो गया और एक नई कोशिका बन गई, ठीक है। कोई भी जीव हो सकता है, मैंने ये नहीं कह रही कि अमीबा है, ये कोई भी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो सकता है। अब ये कोशिका यहां से अलग हो गई, तो आप देख रहे हैं एक कोशिका से ही, मीन्स एक जनक से ही अगर किसी दूसरी कोशिका या जीव का उत्पत्ति होती है या संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। ये तो ये बात हुई एक जनक से। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकेला जनक है ये, किसी का इसको सहयोग नहीं है, किसी को 100% इसने सारे एफर्ट्स खुद ही डाले हैं, खुद ही ये काम किया है कि इसी में से ये कोशिका निकली और एक ये क्या बन गया, नया जीव, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी कायिक अंग से, अब कायिक अंग क्या होता है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि ये कोशिका है, ये जीव है, कोई भी जीव हो सकता है। अब एक कोशिकीय हो बहुकोशिकीय हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो बना देते हैं इसको बहुकोशिकीय, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रखे हैं आपके, जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएगी। अब ये बहुकोशिकीय हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं और केंद्रक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहां से इसका कोई टुकड़ा हट गया, ठीक है, ये टुकड़ा हट गया, तो ये कहां से हटा, इसकी जो मुख्य जनक था, एक ही है, जनक एक ही है, बात अभी एक जनक की हो रही है, यहाँ पे भी एक जनक था, यहाँ पे भी एक जनक है। एक जनक में से कोई हिस्सा यहाँ से अलग हो गया और ये हिस्सा अलग होके क्या बना लिया, ये हिस्सा अलग हो गया यहाँ से, मान लीजिए, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ से अलग हो गया और इस हिस्से ने क्या बना ली, बड़ी होके, वृद्धि करके, इसमें वृद्धि हो गई, वृद्धि करके क्या बना ली इसने, एक नई कोशिका बना ली जो सेम वैसी ही है, बहुकोशिकीय जीव बन गया। अब ये वापस वैसा ही जैसा ये था, ठीक है, सेम वैसा ही जीव क्या हो गया, दोबारा बन गया। तो इन दोनों में देखेंगे कि या तो जनक से कोई कोशिका नया जीव उत्पन्न कर ले, या जनक के कायिक अंग, कायिक अंग का मतलब इसके जो अंग है, अगर ये बहुकोशिकीय है तो इसका एक पार्ट, इसका एक भाग ले रहे हैं हम, तो ये भाग उसका कायिक अंग है, ठीक है। जैसे आलू है, गोभी है, अगर पादपों की बात करें, जो आपका गुलाब है तो उसकी डंडी काट के हम बो देते हैं, तो उसका कायिक अंग हम काट के बो देते हैं, तो नया गुलाब का पौधा हमारे पास आ जाता है, उसमें जड़ें विकसित हो जाती है। तो दोनों में आप देखेंगे कि वहां पे एक ही गुलाब का पौधा था, यहाँ पे एक ही जनक है, एक जनक यहाँ पे है, एक जनक यहाँ पर है, दोनों अलग अलग जनक है और इसमें किसी और का कोई सहयोग नहीं है, अकेले ने। तो एक ही जनक से प्राप्त कोशिका या जीव के किसी कायिक अंग से होती है, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एक जनक होना चाहिए और उसका कोई कायिक अंग या कोशिका हो तो हम क्या कह सकते हैं, वो जनन कैसा है, अलैंगिक जनन, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल है पादपों में देखेंगे तो आलू, अदरक, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है।
अलैंगिक जनन प्राय एकल जीवों में, क्योंकि अमीबा मैंने आपको कहा, तो एकल जीव में भी हो सकता है, पादपों में भी हो सकता है, गुलाब वगैरह का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया। निम्न कोटि के जीव, अब ये निम्न कोटि के जीव क्या है? जो कम विकसित जंतु होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको जीव विज्ञान पढ़ा है तो आपने ये जो अमीबा, पैरामीशियम है, ये निम्न कोटि के जीवों में आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ हैं जितने सारे, वो जो है वो कम विकसित जंतुओं में आते हैं। और हम जो है, हम है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, फिशेज हैं, जितनी भी मछलियां हैं, वो विकसित जंतुओं में आते हैं। तो ये कम विकसित जंतुओं में पाया जाता है अलैंगिक जनन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैंने आपको दिए, क्या क्या है। अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, पैरामीशियम, जितने आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और ये उनके कुछ फोटोग्राफ है। अमीबा सबका प्रिय सुपरस्टार, बायो में कुछ भी हो, अमीबा को घसीट के ले आओ, आधी कहानी वहाँ कंप्लीट हो जाती है। फिर है हाइड्रा, इसको भी पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। फिर है ईस्ट। ईस्ट क्या होती है? ब्रेड वगैरह पे आपने देखा होगा, अचार वगैरह पे जब बहुत पुराना हो जाता है तो वाइट वाइट सा पाउडर जैसा, जाली जैसी संरचना बन जाती है उस पे, है ना, वाइट वाइट सी ब्रेड पे, या तो ब्लैक बन जाएगी या वाइट। अचार पे फफूंद आ जाती है जो कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, वो कवक होते हैं, ठीक है। और ईस्ट क्या है? ईस्ट आप जो दही जमाते हैं, दही को जमने में ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और इसी को हम आगे ब्रेड वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेड और बर्गर का एग्जांपल, लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, पहले से ही शायद भूख भी लग रही हो। तो ये जो ब्रेड बनाई है इसमें ईस्ट पाउडर का यूज किया हुआ है। कभी आपने देखा हो दाने जैसा मिलता है बाजार में, मार्केट में, इस तरह से, जिसको ईस्ट पाउडर कहते हैं। और दही में होता ही है, दही में होता है, जिसका उपयोग हम ब्रेड, खमीर उठाने के लिए करते हैं, तो उसमें ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो ये ईस्ट है। और पटेटो मीन्स आलू, आपने देखा होगा, तो आलू में भी अलैंगिक जनन होता है। ये सारे एग्जाम्पल हम आएंगे जब हम इनके प्रकारों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अब अलैंगिक जनन के क्या क्या प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे हम, क्योंकि अलैंगिक जनन क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक ही जनक से प्राप्त कोशिका या उसके कायिक अंग से अगर संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन का सबसे पहला प्रकार है विखंडन, जिसको आज हमें पढ़ना है। उसके बाद है मुकुलन, उसके बाद है बीजाणु जनन। जितने भी आ रहे हैं ये नए नए शब्द, सबको पढ़ेंगे। और फिर है कायिक जनन, और उसके बाद लास्ट है खंडन, ठीक है। ये नए नए नाम जो भी आपको बताएं सबको पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब है विखंडन। फिर से मेरी वही परिभाषा कि मेरा शब्द ही मेरी परिभाषा है वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम पड़ेगा। विखंडन, वी का मतलब अलग होना, खंडन का मतलब टुकड़ा, ठीक है। विखंडन को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीजन, ठीक है। क्या है विखंडन? जब किसी कोशिका से दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए वो कोशिका और नया जीव उत्पन्न कर दे, तो ऐसी जनन की प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं। विखंडन विधि में जीव कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होती है, वह प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन, ठीक है। अब विखंडन के एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं, बेसिकली आधारभूत रूप से विखंडन को दो भागों में बांट सकते हैं। क्या भाग है वो? तो देखिए, पहला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं बहुविखंडन। बहु मतलब घर वाली बहू नहीं है, ठीक है। ये किसी को बहू याद आ रही हो तो बहुविखंडन, ठीक है। और दूसरा है द्विविखंडन। इनके भी नाम से पता चल रहा होगा, बहु मीन्स बहुत सारे और द्वि मीन्स दो। तो विखंडन को है वो दो भागों में बांट सकते हैं, बहुविखंडन और द्विविखंडन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविखंडन को। क्या है बहुविखंडन? जब जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है और हर भाग नया जीव उत्पन्न कर देता है, तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम,
अमीबा, सभी में होता है ये। मैंने आपको बोला था ना, कहीं भी हो अमीबा तो जरूर आता ही है। तो प्लाज्मोडियम, अमीबा इसके एग्जाम्पल है। तो देखते हैं क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। विखंडन की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि मान लीजिए आपके पास सेम वही ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका में क्या है, केंद्र। यहां पे क्या है, ये कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, ये क्या है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अभी कोशिका द्रव्य और कोशिकांग भी होते हैं। मैं ज्यादा इसको नहीं बना रही क्योंकि अभी हमें उनसे काम नहीं है। अभी हमारा जो मेन यहाँ का सरदार है वो केंद्रक है। तो क्या होता है, ये कोशिकाएं चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, फिर से मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन जनरली यानी कि सामान्यतः विखंडन की प्रक्रिया जो है वो एक कोशिकीय जीवों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्या होगा, ये केंद्रक जो है इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, जिसको हम केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। मतलब एक केंद्रक जो है वो बहुत सारे केंद्रक में बदल जाएगा विभाजित होकर। तो अब ये जो नई कोशिका बनी है वो कुछ ऐसी होगी और इसमें क्या होंगे, बहुत सारे केंद्रक। कई जगह क्या होता है, जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो इसके बाहर की तरफ एक सिस्ट बन जाती है, मीन्स पुट्टी बन जाती है। पुट्टी क्या होता है, एक कवर बन जाता है जेली समान, ताकि जब जनन की प्रक्रिया हो रही हो तो बाहरी वातावरण से उसका कोई असर नहीं हो। और ये प्रक्रिया कब होती है जनन वाली, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं। विपरीत परिस्थितियां मतलब जब हम उसे लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका काम तमाम होने वाला है, तो वो क्या करता है, जनरली हम क्या करते हैं, हमारी पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, जायदाद किसको देनी है ये डिसाइड करते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, कैसे जाति को आगे बढ़ाना है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो केंद्रक विभाजित हो गया, बहुत सारे केंद्रक बन गए, इसको बोलते हैं केंद्रक विभाजन। अब हर केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और ये कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने के बाद प्रत्येक केंद्रक पर एक क्या बन जाएगी, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, अब ये सिस्ट जो होगी, ये जो सिस्ट बनी है, पुट्टी बनी है, ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। यहां से फाड़ देते हैं इसको। ओह, पूरा फट गया ना बेटा, ना पूरा नहीं फटते, पूरा नहीं फटते। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से ये फट जाएगी, ये सारी कोशिकाएं बाहर आ जाएंगी और प्रत्येक कोशिका एक नया जीव बना देगी। अब ये प्रत्येक कोशिका एक क्या बनाएगी, नया जीव बना देगी। ठीक है, नया जीव बन जाएगी। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं भी कहा जाता है, कहीं बुक्स में आपने देखा होगा, या डॉटर सेल्स भी कहा जाता है। तो देखा आपने, ये बहुविखंडन है क्योंकि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी और बहुत सारी कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है, बहुविखंडन। ठीक है, बहुत सारे खंडन, तो बहुविखंडन हो गया। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला इसका एक अमीबा है और क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है ये। प्लाज्मोडियम क्या है, जो मलेरिया को फैलाता है। आपने सुना है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये वही है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कारण है। ठीक है, एक प्रोटोजोआ है, एक छोटा जीव है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपने कैटेगरी पढ़ी होगी, उसी का जीव है ये और मलेरिया को फैलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल आ गए सारे। अब है, अगर कोशिका का केंद्रक दो भागों में है विभक्त होकर केवल दो नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है, क्या हो गया, अब बहुविखंडन की बात हो गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, द्विविखंडन की। द्विविखंडन, इसमें क्या प्रक्रिया होगी, यह प्रक्रिया जो है जनरली किसमें देखी जाती है, बैक्टीरिया जितने भी हैं आपके उसमें देखी जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसमें बहुत ज्यादा दिखती है। और क्या देख सकते हैं, ई कोलाई है जो आपका बैक्टीरिया है, उसमें भी देखी जाती है। यहाँ पे पैरामीशियम में भी देखी जाती है। पहले हम देख लेते हैं क्या होता है कि जैसे ये कोशिका है,
ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये ई कोलाई है, इसका क्या होगा, वही कोशिका भित्ति होगी। और क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है तो इसमें क्या होगा इसमें केंद्रक में केंद्रक झिल्ली का अभाव होगा। सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, जो डीएनए या आरएनए या क्रोमेटिन होता है वो खुला होता है, पैकिंग नहीं होती। तो मान लीजिए ये उसके क्या है, क्रोमोसोम में, ठीक है, केंद्रक पूरा परिपक्व नहीं है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसमें यहां से खांच उत्पन्न होगी। ये खांच उत्पन्न हो गई और साथ ही साथ ये खांच क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। और फिर क्या होगा, साथ ही साथ ये जो इसका गुणसूत्र है ये भी क्या होंगे, 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे। अब ये जो 2 भाग हुए हैं, ये प्रत्येक भाग आगे जाकर क्या करेगा, फिर से डिवाइड हो सकता है। जब इसका समय आएगा, जब इसका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो ये जब इसका टाइम आएगा तो ये क्या होगा, वापस से फिर से 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। और इसी तरह बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ई कोलाई है, ये इतनी जल्दी वृद्धि करते हैं। हमारा शरीर बहुत जल्दी बीमार क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो जनन करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। ये 2 भागों में, फिर 2 से और 2, और वहां बहुविखंडन में तो आपने देखा ही था कितने सारे भाग थे। तो क्या होता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। ठीक है, द्विविखंडन आपने देखा, एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। ई कोलाई तो देखा ही है, और क्या है, पैरामीशियम, अमीबा में भी होता है, ठीक है। बैसिलस जो जीव है, बैसिलस क्या है, बोल रहे होंगे होगा जो होगा, हमें क्या करना। हाँ, तो बैसिलस क्या है, बैसिलस भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इन चीजों में क्या पाया जाता है, द्विविखंडन। अब आपको एक चीज बताती हूं मैं, पैरामीशियम में आपने देखा, पैरामीशियम की स्लाइड बताएंगे जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करेंगे आप, तो आपको एक स्लाइड दिखाई जाएगी पैरामीशियम के द्विविखंडन की या फिर किसी बैक्टीरिया के द्विविखंडन की। तो आपको पैरामीशियम लाइव दिखाती हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए लाइव स्लाइड है पैरामीशियम की। ये पैरामीशियम है, तो ये पैरामीशियम यहाँ से खांच उत्पन्न हुई, और ये दूसरा वाला पैरामीशियम, एक ही पैरामीशियम के 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्या होंगे, दोनों नए नए पैरामीशियम बना देंगे, ठीक है। तो द्विविखंडन की प्रक्रिया, ये लाइव स्लाइड है, हो सकता है आपको प्रैक्टिकल में दिखाई जाए। तो ये पैरामीशियम है। एक और चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ कि पैरामीशियम को अगर हम देखें, पैरामीशियम कैसा दिखता है, ऐसे कुछ बाल होते हैं उस पे, छोटे छोटे, जिसको पक्षमाप भी कहते हैं, सीलिया भी कहते हैं। और 2 तरह के इसमें केंद्रक होते हैं, एक होता है लघु केंद्रक और एक होता है दीर्घ केंद्रक या गुरु केंद्रक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका जो होता है, ये मुंह होता है, उसका मुख होता है। क्या होता है, इसमें 2 तरह से द्विविभाजन होता है, एक तो होता है अनुप्रस्थ विभाजन और एक होता है वर्टिकली मीन्स लंबवत विभाजन। अगर इसका अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहां से खांच उत्पन्न होगी, जैसा कि अभी आपने स्लाइड में देखा, ठीक है, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा, यहां से खांच उत्पन्न नहीं, 2 पैरामीशियम अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए। और दूसरा है अभी वाला, जिसमें क्या होता है, वर्टिकली मीन्स यहां से खांच उत्पन्न होती है, ये पूरी खांच लंबी हो जाएगी और 2 अलग अलग पैरामीशियम बन जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग यानी फैक्ट क्या है इसमें, कि ये जब आपने देखा विभाजित हुआ तो कुछ भाग इसमें जाता है, कुछ भाग इसमें जाता है, तो जो बचा हुआ भाग है वो अपने आप जीव में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। मान लो अगर इसके पास कोई रिक्तिका एक गई है और इसके पास रिक्तिका गई नहीं है, तो ये अपने आप रिक्तिका अपनी बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से पैरामीशियम में क्या होता है, विखंडन के 2 तरीके होते हैं। तो आपने द्विविखंडन, बहुविखंडन को पढ़ा, अब एक बार हम इसे समझ लेते हैं। क्या क्या देखा आज हमने देखा कि विखंडन के क्या क्या प्रकार होते हैं, जिसमें अलैंगिक जनन के क्या क्या प्रकार होते हैं, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन और खंडन,
ठीक है। विखंडन को आज हमने शुरू किया कि क्या होता है विखंडन, किसी भी जनक कोशिका का 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाना और प्रत्येक जीव का क्या हो जाना, नए जीव में परिवर्तन हो जाना, जिसका एग्जाम्पल हमने प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम ये देखे। विखंडन को 2 भागों में बांट सकते हैं, बहुविखंडन और द्विविखंडन। बहुविखंडन में बहुत सारे टुकड़े होते हैं और द्विविखंडन में 2 टुकड़े होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे ई कोलाई वायरस जो है उसमें पाया जाता है। और ये हमने स्लाइड देखी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप फिर से दोबारा पूछ सकते हैं, और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके लिए आप नोट्स दे सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करिए मेरा, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है, हमें अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ने हैं।